हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12th का पॉलिटिकल बुक पर। जैसे कि आप लोगों को पता ही है, क्या आप लोगों का क्लास 12th में जो पॉलिटिकल का बुक आता है वो दो पार्ट में बटा हुआ है। पहला पार्ट है आपका क्या स्वतंत्रता के समय भारत में राजनीति, और दूसरा पार्ट है समकालीन विश्व में राजनीति। तो आज हम लोग जो स्टार्टिंग करने वाले हैं, पहला बुक को स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12th के पॉलिटिकल का क्या स्वतंत्रता के समय भारतीय राजनीति। तो इससे संबंधित हमारा जो 10 चैप्टर है उन सभी को क्लियर करने के बाद हम लोग दूसरा बुक में जो समकालीन विश्व राजनीति का है उस पर प्रवेश करेंगे। तो आपको हम बता दें, क्या इस वीडियो में जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है स्वतंत्रता के समय भारत में राजनीति का राष्ट्र निर्माण की चुनौती, तो आई होप अब एग्जाम नज़दीक आ गया होगा तो आप लोग पढ़ ही लिए होंगे। तो इसका जो नोट्स है वह किस प्रकार से आपको बनाना है वह उसी का आपको हम नोट्स देंगे। तो एक बार अगर आप किताब पढ़ लेते हैं, जितना मोटी किताब रहती है, आप उसे दोबारा 4 बार 5 बार एग्जाम के टाइम नहीं पढ़ सकते। इसलिए आपको शॉर्ट नोट्स बना लेना चाहिए ताकि आप उसे आसानी से एक बार किताब पढ़ने के बाद दोबारा उसे रिवीजन में ला सकते हैं। इसलिए आपको वन लाइनर नोट्स यहाँ हम लाके दिए हुए हैं, और इससे संबंधित लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय संबंधित जो फर्स्ट चैप्टर से आया हुआ है, जो आएगा उसका भी वीडियो इसके बाद आ जाएगी। लेकिन इसमें जो बात करेंगे हम लोग अध्याय 1 जो राष्ट्र निर्माण की चुनौती है, इसमें चर्चा करेंगे आखिर अध्याय 1 जो आपके बुक में दिया हुआ है उससे किन चीज़ों को आपको नोट्स करके याद करना चाहिए। तो नोट कौन कौन चीज़ को करना है उन सभी बात पर चर्चा करते हुए इस चैप्टर को हम लोग पूरी अच्छी प्रकार से समझेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग फर्स्ट बुक का फर्स्ट चैप्टर क्या राष्ट्र निर्माण की चुनौती, अर्थात राष्ट्र निर्माण करने में क्या चुनौती हुई, उन सभी बातों को ही हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो राष्ट्र निर्माण की चुनौती में कौन कौन सी बातें हुई, चलिए उन सभी बात को तो आप लोग पढ़ ही लिए होंगे, लेकिन उनमें से कुछ बातें जो आप लोगों को याद करने योग्य है तो उन बातों को हम बता देते हैं। तो इसके लिए आप इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में हमारा टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, आप वहाँ से इसे डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम ज्वाइन करके। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात आता है कि 14-15 अगस्त, तो राष्ट्र निर्माण की चुनौती जो आता है देश आज़ाद होने के बाद। तो 1947 से पहले आप लोगों को पता ही है कि हमारे देश में अंग्रेजों का शासन था, और 1947 हमारा देश आज़ाद होने के बाद तो राष्ट्र को बनाने में किस प्रकार की चुनौतियां आई उन्हीं को हम लोगों को जानना है। तो सबसे पहला बात आता है कि 14-15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा के समक्ष दिया गया भाषण ट्रस्ट विद डेस्टिनी या भाग्यवधु से चिर प्रतीक्षित भेंट कहा गया है। तो आप लोग पढ़े होंगे, क्या आप लोगों को बुक में होगा क्या 14-15 अगस्त 1947 के मध्यरात्रि में जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा के समक्ष में एक भाषण दिया गया था, और उस भाषण का नाम क्या था, तो इसको आप लोग याद रखेंगे। क्या ट्रस्ट विद डेस्टिनी उस भाषण का नाम था, या भाग्यवधु या चिर प्रतीक्षित भेंट उसी को कहा जाता है। ठीक है, तो एक सवाल आपका क्लियर हुआ कि ट्रस्ट विद डेस्टिनी या भाग्यवधु क्या है। तो 14-15 अगस्त 1947 की मध्यरात्रि को जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान के समक्ष दिया गया भाषण है। नेक्स्ट है आपका क्या भारत को स्वतंत्रता 15 अगस्त 1947 को मिली। तो इन बात को आप लोग याद रखेंगे कि भारत को जो स्वतंत्रता मिली आपको याद ही होगा क्या 15 अगस्त 1947 को मिली। तो आपको हम पहले ही बता चुके हैं, पूरा चैप्टर का आपको हम नोट्स देंगे। नोट्स इतना बड़ा नहीं देंगे कि आप पूरी जो हमारी राष्ट्र निर्माण की चुनौती का चैप्टर है उसका हम सारांश ही लिखा दें, ऐसा नहीं देंगे। चैप्टर मात्र 1 से 1.5 पेज देंगे, आप उसे आसानी से याद कर सकते हैं, रिविजन कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है क्या स्वतंत्रता के समय भारत के समक्ष मुख्य चुनौती पर आप चर्चा करेंगे। ठीक है, आप लोग जान गए चिर प्रतीक्षित या भाग्यवधु क्या है, और 15 अगस्त 1947 को हमको हमारी देश को आज़ादी मिलती है। ठीक है, स्वतंत्रता के समय भारत के समक्ष मुख्य चुनौती अर्थात चैलेंज क्या था वह समझिए। भारत को एकता के सूत्र में बांधने की सबसे बड़ी बात आता है कि भारत को एकता के सूत्र में बांधने की। तो आप लोग पढ़े होंगे क्या धार्मिक
धर्म के आधार पर, हिंदू और मुसलमान के आधार पर हमारे भारत देश को 1947 में बांटा गया था, जिसमें कि मुसलमान के नाम पर आपका पाकिस्तान बनाया गया था। जैसे कि आप लोगों को ये पता ही होगा, इससे भारत के लोगों में एकता का अभाव हो गया था, हिंदू मुस्लिम की भावना उत्पन्न हो गई थी। दंगा के बारे में तो आप लोग पढ़े होंगे, क्या जब हमारा देश का विभाजन हुआ तो उस समय बहुत सारी दंगा हुई और हिंदू मुस्लिम में जो है दंगा हुई थी। तो इसी समय जो हमारा स्वतंत्रता के समक्ष जो पहला चुनौती आता है, उन दोनों में एकता, यानी हिंदू मुस्लिम सभी धर्मों के बीच एकता स्थापित करने में, उन्हें एक सूत्र में बांधने की सबसे बड़ी चुनौती थी। दूसरी बात आती है लोकतंत्र कायम करने की, अर्थात इतनी बड़ी देश में लोकतंत्र कैसे कायम किया जाए, यह भी एक चुनौती थी। तीसरा बात आता है क्या समाज के सभी वर्गों की भलाई के लिए विकास करना। तीसरा बात था क्या समाज के जितने भी वर्ग हैं, चाहे छोटे बड़े अमीर गरीब जो भी वर्ग है, उन सभी का विकास करने की। ठीक है, तो स्वतंत्रता के समक्ष भारत के मुख्य चुनौती क्या था, तो सबसे पहला आता है भारत को एकता के सूत्र में बांधने की, सेकंड आता है लोकतंत्र को कायम करने की, और थर्ड आता है आपका समाज के सभी वर्गों की भलाई के लिए विकास करना। नेक्स्ट आता है आपका क्या भारत का विभाजन द्विराष्ट्र सिद्धांत की मुख्य की मांग का परिणाम स्वरूप है। तो आपको पता ही है क्या हमारा देश का जो विभाजन हुआ था हिंदुस्तान और पाकिस्तान के रूप में, तो वह किस मांग का परिणाम था। याद रखेंगे कि भारत का विभाजन द्विराष्ट्र सिद्धांत की मांग के परिणाम स्वरूप हुआ। द्विराष्ट्र सिद्धांत की जो मांग था, इसी के परिणाम स्वरूप भारत का विभाजन होता है। तो द्विराष्ट्र सिद्धांत क्या है उसको जानिए। द्विराष्ट्र सिद्धांत, मुस्लिम लीग ने उस सिद्धांत के आधार पर कहा कि भारत किसी एक कौम का नहीं बल्कि हिंदू और मुसलमान नाम की दो कौमों का देश था। इसी सिद्धांत के आधार पर मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की मांग की। जैसे कि आप लोगों को पता है कि मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की मांग करती है, तो द्विराष्ट्र सिद्धांत के अंतर्गत जो भारत का विभाजन हुआ, तो द्विराष्ट्र सिद्धांत में यह बात कहा गया कि भारत जो है किसी एक कौम का नहीं बल्कि हिंदू और मुसलमान नाम का दो कौमों का देश है। ठीक है, भारत जो है किसी एक धर्म का देश नहीं है, हिंदू और मुसलमान दो कौमों का यह देश है। तो इसी आधार पर मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की मांग कर ली। ठीक है, तो विभाजन से हमारे देश में क्या समस्या उत्पन्न हुई, इन बातों की भी आप जानिए। क्या जब हमारे देश में विभाजन किया गया, तो जब विभाजन किया गया, आप लोगों को पता है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान में जब विभाजन किया गया, तो उस समय हमारे देश में क्या समस्या उत्पन्न हुई, सभी नागरिकों में क्या समस्या उत्पन्न हुई, उन बातों को जानिए। ठीक है, तो पहली बात की ब्रिटिश इंडिया में कोई भी इलाका ऐसा नहीं था जहां मुसलमान बहुसंख्यक हो। आखिर भारत को जब पाकिस्तान से अलग किया जा रहा था, तो इसमें से कोई भी इलाका, एक ऐसा क्षेत्र नहीं था जहां बहुसंख्यक मुसलमान हो और उसे पाकिस्तान घोषित कर दिया जाए। भारत के सभी इलाकों में आपका कुछ ना कुछ मुसलमान था। ठीक है, तो कोई भी ऐसा इलाका नहीं था जहां संपूर्ण मुसलमान एकत्रित हो। तो इस कारण से भारत को पाकिस्तान को छांटने में दिक्कत हो रही थी, कहां से पाकिस्तान को अलग किया जाए। तो सबसे पहली समस्या यह उत्पन्न हुई कि ब्रिटिश इंडिया में कोई भी इलाका, ऐसा क्षेत्र नहीं था जहां मुसलमान बहुसंख्यक हो और उसके आधार पर पाकिस्तान को घोषित कर दिया जाए। यह समस्या पहला होता है। दूसरी बात क्या होता है, मुस्लिम बहुल हर इलाका पाकिस्तान में जाने को राजी नहीं था। इसका कहने का अर्थ है कि अब जैसे कि मान लीजिए भारत है आपका, सपोज दैट मान लीजिए, तो इसमें से पाकिस्तान बहुल जो इलाका है वह सभी इलाका क्या कहता है कि वह पाकिस्तान में जाने के लिए राजी नहीं होता है, कुछ भारत में रहने के लिए तैयार रहता है। तो इससे भी हमारे देश में समस्या उत्पन्न होती है, आखिर कितने मुस्लिम को यहाँ से भेजा जाए, कौन से इलाका का भेजा जाए और कौन से इलाका को पाकिस्तान घोषित किया जाए। तो इसमें से कुछ राज्य जो था वह पाकिस्तान में जाने को राजी नहीं हो रहा था। तो दूसरी समस्या यह थी, पहली समस्या क्या वह मुसलमान, कौन सा इलाका मुसलमान बहुसंख्यक हो, इसमें कोई भी इलाका ऐसा नहीं था जहां मुसलमान बहुसंख्यक होगा। दूसरा, मुस्लिम बहुल इलाका पाकिस्तान में जाने को राजी नहीं था। तीसरा बात आता है, मुस्लिम बहुल प्रांत पंजाब व बंगाल में अनेक हिस्से बहुसंख्यक गैर मुस्लिम आबादी वाला था। जैसे कि आपको पता है कि बहुल प्रांत पंजाब के नज़दीक ही आपका जो है
जो हमारा पश्चिमी पाकिस्तान वो बसा हुआ है, तो उसी के बारे में कह रहा है कि मुस्लिम बहुल प्रांत पंजाब जो है और बंगाल में अनेक हिस्से बहुसंख्यक गैर मुस्लिम आबादी वाला था। तो इन दोनों इलाकों में आपको पता है कि अभी पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता है। जो आपका बंगाल में दे रहा है वो पश्चिमी बंगाल के नाम से भी जाना जा रहा है, और पंजाब के निकट वाला जो दिया जा रहा है वो पश्चिमी पाकिस्तान के पश्चिमी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता है। तो यह आपका गैर मुस्लिम आबादी वाला हिस्सा था। चौथी बात यह था कि सीमा के दोनों तरफ अल्पसंख्यक व उनका विस्थापन, यानी सीमा के दोनों तरफ जो था अल्पसंख्यक व उनका विस्थापन हुआ। तो यहाँ जो विभाजन के समय, भारत और पाकिस्तान के विभाजन के समय जो उत्पन्न हुई समस्या, पहली बात क्या था कि ब्रिटिश इंडिया में कोई भी इलाका ऐसा नहीं था जहाँ मुसलमान बहुसंख्यक हो। दूसरा बात था कि मुस्लिम बहुल हर इलाका पाकिस्तान में जाने को राजी नहीं था। तीसरा बात था मुस्लिम बहुल प्रांत पंजाब और बंगाल में अनेक हिस्से बहुसंख्यक गैर मुस्लिम आबादी वाला था। और चौथी बात क्या था, सीमा के दोनों तरफ अल्पसंख्यक व उनका विस्थापन हुआ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अब हम लोगों का। सीमांत गांधी खान अब्दुल गफ्फार पश्चिमोत्तर सीमांत प्रांत के निर्वादित नेता थे जो द्विराष्ट्र के खिलाफ थे। ये आपका ऑब्जेक्टिव में बहुत ही काम आएगा ये नोट्स। तो समझिए कि सीमांत आपको कई बार पूछा जाएगा कि सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता था। तो याद रखेंगे सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है, तो खान अब्दुल गफ्फार खान को यह पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत के निर्वादित नेता था जो द्विराष्ट्र सिद्धांत, तो द्विराष्ट्र सिद्धांत के अंतर्गत क्या बातें आपको पता है, क्या भारत दो कौमों का देश है, एक कौमों का नहीं है, अर्थात हिंदू और मुसलमान दोनों का देश है। तो इसी के आधार पर आपका द्विराष्ट्र सिद्धांत की मांग की गई थी। तो इसके खिलाफ कौन थे, सीमांत गांधी अर्थात खान अब्दुल गफ्फार जी थे इसके खिलाफ। ठीक है, नेक्स्ट आपको जानना है क्या, देखिए आपको पहले बता चुके हैं, ये आपका नोट्स है, आपको पूरी कॉन्सेप्ट इसमें बताने की कोशिश करेंगे, लेकिन कुछ कॉन्सेप्ट तो आप तो जानते ही होंगे और जो आपका महत्वपूर्ण नहीं है एग्जाम के दृष्टिकोण से उसे बताने का यहाँ प्रयास नहीं किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट आता है पंजाब व बंगाल ऐसे राज्य थे जिनका बंटवारा विभाजन के समय हुआ। तो आपको हम पहले ही बता चुके हैं, पंजाब के समीप जो आपका पश्चिमी पाकिस्तान है और बांग्लादेश के नाम से भी आपको पता ही है, क्या जो देश जाना जाता है आपको पता ही है, पंजाब और बंगाल ऐसा राज्य था जिनका बंटवारा विभाजन के समय हुआ। ठीक है, रजवाड़ा क्या था, ब्रिटिश इंडिया यानी कि भारत, ब्रिटिश इंडिया कहने का अर्थ भारत, ब्रिटिश का तो भारत पर शासन ही था। तो 1947 से पहले भारत को क्या कहा जाता था, ब्रिटिश इंडिया का कहने का अर्थ है भारत के ऐसे राज्य जिन पर अंग्रेजी शासन का सीधा नियंत्रण नहीं बालिक राजाओं का शासन था। देखिए आपको पता है कि 1947 से पहले हमारे देश में किसका शासन था, अंग्रेजों का था। उस समय क्या था, कुछ राज्य ऐसा था जिस पर अंग्रेजों का शासन जो था पूर्ण रूप से नहीं था, यानी कि सीधा नियंत्रण में नहीं था। मान लीजिए ये राज्य है और पूरे भारत में उसी किसका शासक है, अंग्रेज का। ठीक है, ये राज है और पूरे भारत में अंग्रेजों का शासक है। ठीक है, अंग्रेजों का शासन है, इसके अंतर्गत ये भी आया। और लेकिन यहाँ पर जो अंग्रेजों का है सीधा शासन नहीं है। ठीक है, सीधा शासन नहीं है और यहाँ एक राजा होता था और यही जो है आपका राजा सभी करों को जुटाकर अंग्रेज को दिया करता था। तो इससे जो अंग्रेजों को जो फायदा होना था हो जाता था और राजा ही यहाँ रह जाता था। इस प्रकार के क्षेत्र को क्या कहा जाता था, रजवाड़ा कहा जाता था, जिस पर अंग्रेजों का शासन सीधा नियंत्रण नहीं था, बालिग राजाओं का शासन था। क्योंकि अंग्रेजों को जो सिर्फ मतलब था वह तो कर से ही मतलब था जो उसे राजा दे देता था। तो इसके लिए अंग्रेज वहां पर शासन नहीं, अपना नियंत्रण में नहीं लेता था, बालिग राजाओं का ही शासन था। अगर इस प्रकार की रजवाड़ों की संख्या की बात करें तो भारत में ब्रिटिश इंडिया अर्थात भारत में कितनी थी, तो 565 थी। कितनी थी, 565 थी। रजवाड़ों की कुल संख्या कितनी थी, तो 565। ठीक है, जब हमारे देश को आज़ादी मिली तो उस समय भारत में रजवाड़ों की संख्या कितनी थी, तो 565। याद रखेंगे रजवाड़ों की संख्या 565। नेक्स्ट है इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, रजवाड़ों के शासकों द्वारा भारतीय संघ में शामिल होने पर विलय के सहमति पत्र पर हस्ताक्षर करना। देखिए जब हमारे देश में आज़ादी मिली तो 1947 के बाद तो सभी राष्ट्र को यानी कि सभी रजवाड़ा को एक साथ करने की जरूरत थी। तो इसमें सबसे बड़ी भूमिका जो अदा किए थे हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिसे लौह पुरुष के नाम से भी जाने जाते हैं, तो आपको पता ही होगा इसने सभी रजवाड़ों को अपने राष्ट्र में एक जगह मिलाने का
प्रयास किया। तो रजवाड़ों द्वारा जो शासक भारतीय संघ में शामिल होने के लिए विलय के सहमति पत्र पर जो हस्ताक्षर किया, वह विलय सहमति पत्र का नाम क्या है? तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, याद रखेंगे, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। रजवाड़ों के शासकों द्वारा भारतीय संघ में शामिल होने पर विलय के सहमति पत्र पर हस्ताक्षर करना, वही आपका है इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। क्या है? इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। नेक्स्ट है आपका कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने देसी रियासत यानी कि रजवाड़ों को भारतीय संघ में शामिल होने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जैसे कि आपको पहले बताया कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जो था वह भारतीय संघ में शामिल होने के लिए रजवाड़ों को मनवाया, यानी कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर उस पर सहमति पत्र पर हस्ताक्षर करवाया। और इसमें सबसे बड़ी जो महत्वपूर्ण भूमिका आता है वह सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का आता है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका कि जूनागढ़, हैदराबाद, कश्मीर व मणिपुर की रियासतों का विलय कठिनाई से हुआ। देखिए ये आपका जूनागढ़ हुआ, जैसे हैदराबाद दिया है, कश्मीर है, मणिपुर है, ये सब रियासत मतलब ये सब रियासत यानी कि रजवाड़ा का विलय होने में जो है बहुत ही कठिनाई हुआ। तो हैदराबाद का निजाम के बारे में आप लोग पढ़े होंगे, कश्मीर में आपका राजा हरि सिंह के बारे में पढ़े होंगे, तो इसी प्रकार से आप लोग पढ़े होंगे। तो रजवाड़ा, तो इन सब को मिलाने में बहुत सी कठिनाइयाँ हुई, जैसे कि जूनागढ़, हैदराबाद, कश्मीर व मणिपुर, तो इस सब को मिलाने में क्या हुई थी? बहुत ही कठिनाइयाँ हुई थी। याद रखेंगे कि आंध्र प्रदेश को दिसंबर 1952 में भाषा के आधार पर पहला राज्य बनाया गया। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, पूछा जाएगा कि भाषा के आधार पर पहला राज्य कौन सा बनाया गया? तो याद रखेंगे आंध्र प्रदेश को सबसे पहला भाषा के आधार पर राज्य बनाया गया था। और कब बनाया गया था? तो दिसंबर 1952 ईस्वी में। कब बनाया गया था? दिसंबर 1952 में। और भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश को पहला राज्य बनाया गया था। राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन 1953 में। आयोग का काम राज्यों के सीमांकन के मामलों में गौर करना। देखिए राज्य पुनर्गठन आयोग बना था, वह बना था राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 में। और इसका क्या था? क्या आयोग का काम था राज्यों का सीमांकन के मामलों में गौर करना। तो राज्यों का सीमांकन किया जा रहा था, तो उसी समय राज्यों का पुनर्गठन आयोग का गठन हुआ 1953 में। और इसी को देखरेख के लिए आपका 1953 में ये आयोग बना था। कई बार ये पूछा जाता है कि राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब हुआ? तो याद रखेंगे 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन हुआ। ठीक है। नेक्स्ट है आपका राज्य पुनर्गठन आयोग की प्रमुख सिफारिश को जानिए। ठीक है। राज्य पुनर्गठन आयोग की प्रमुख सिफारिश क्या थी? पहला प्रमुख सिफारिश, राज्यों की सीमा का निर्धारण जहां बोली जाने वाली भाषा के आधार पर होना चाहिए। देखिए राज्य पुनर्गठन आयोग का क्या था प्रमुख सिफारिश? क्या राज्य का सीमा का जो निर्धारण होगा वह राज्य में बोली जाने वाली भाषा के आधार पर होगा। तो जब सभी को मिलाया गया तो राज्य में उसे बंटवारा किया जब सभी रजवाड़ा को मिलाया गया तो उसे राज्य में बंटवारा करना था। तो राज्यों में बंटवारा करने के लिए राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन हुआ 1953 में। और इसका मुख्य आधार क्या था? कि जिस क्षेत्र में जो भाषा बोली जाती है उसी भाषा का आधार होगा, यानी कि राज्यों की सीमा का निर्धारण जितनी क्षेत्र में वह भाषा बोली जाती है उसी आधार पर उस राज्य का राज्यों का सीमांकन होगा। और आयोग की रिपोर्ट 1956 में प्रस्तुत हुई। तो यहाँ एक और सवाल बनता है, क्या राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब बना? अधिनियम पूछा जाएगा। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है कि अधिनियम आपका जो है 1956 ईस्वी में हुआ था। और राज्य पुनर्गठन आयोग कब हुआ था? तो 1953 में। आयोग पूछे तो 53, अधिनियम पूछे तो आपका 56। तो आयोग की रिपोर्ट कब आई? 1956 में। राज्य पुनर्गठन अधिनियम द्वारा 14 राज्य व 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। तो याद रखना है राज्य पुनर्गठन अधिनियम द्वारा 14 राज्य व 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। तो इस प्रकार से राष्ट्र निर्माण की चुनौती के अंतर्गत इतने ही बातों को आप लोगों को याद रखना है और इतना ही पढ़ के आप पूरी चैप्टर को अच्छी प्रकार से समझ सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। तो और आपको बता दें, क्या अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो आने वाले दिनों में हमारे चैनल पर आपको 10th ईयर का पूछा गया बिहार बोर्ड द्वारा सभी सवाल का प्रश्न उत्तर आपको मिल जाएगा। और इसी प्रकार पूरी पॉलिटिकल बुक का आपका लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय सभी प्रश्नों को एग्जाम से पहले करवा दिया जाएगा। आपको
जैसे बता चुके हैं, पीडीएफ के लिए आप हमारे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया, आप डायरेक्ट ज्वाइन कर ले और सभी वीडियो का पीडीएफ आप वहां से प्राप्त कर सकते हैं। तो मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए इजाजत। और जाते जाते एक बात और आपको बोल दे कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल में बेल आइकन को प्रेस कर उसे ऑल पर सेट कर दें और वीडियो को लाइक अवश्य कर दें और शेयर कर दें, सभी बच्चों को इसका लाभ मिल सके। और आप हमें कमेंट में अवश्य बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए इजाजत। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।